आप सभी को नमस्कार। सुशील सोनकर यूट्यूब सुशील सोनकर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर चालू रखें। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 2 में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम सबसे पहली बात पढ़ेंगे कि इनके वस्तु में गुण क्या होते हैं, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, ये लवण क्या होता है। तो उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात अम्ल क्या होती है, एसिड। अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। पहला बिंदु है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको बता दें, जितनी भी चीजें आपको स्वाद में खट्टी होंगी अर्थात उसमें अम्ल पाया जाता है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लिटमस पेपर वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस पेपर और दूसरा नीले लिटमस। लेकिन अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में लाल रंग में बदल देता है। मान लीजिए आपके पास में यदि नीला लिटमस है, यदि आपने अम्ल में मिलाएंगे तो उसका रंग नीले से लाल हो जाएगा। तीसरा बिंदु है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कभी किसी भी अम्ल को यदि जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन देते हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथा बिंदु है, एसिड शब्द है वास्तव में ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। लैटिन भाषा में यहां पर हम वास्तव में H+ आयन, जैसे हमने देखा कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल, तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इन दोनों का जो आधार है H+ आयन की मात्रा किसमें ज्यादा है, वो उसमें उसी के आधार पर हम कहते हैं। जिसमें H+ आयन की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और ऐसे अम्ल जिनमें H+ आयन की मात्रा कम होती है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दूसरे प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे अम्ल जो H+ आयन आसानी से छोड़ते हैं या आसानी से बना लेते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो H+ आयन आसानी से नहीं बना पाते, मीन्स थोड़ा कठिन होता है। हम इसी में उदाहरण में देखेंगे प्रबल अम्ल के। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं। ये प्रबल अम्ल में से है। दुर्बल अम्ल में से CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड मीन्स एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी अम्ल ऐसे अम्ल हैं जिनको जल में घोलने पर ये H+ आयन यहाँ पर आप देख रहे हैं H+ आयन जो बना हुआ है, ये आसानी से H+ आयन नहीं बनाते हैं लेकिन बहुत आसानी से नहीं। सांद्र अम्ल, और अब हम तनु अम्ल के बारे में देखें। ये जो सांद्र अम्ल है, तनु अम्ल है, ये सांद्रता के आधार पर किसी भी अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जब हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं, यदि उसमें अम्ल की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा है और जल की मात्रा कम होती है, उस स्थिति में हम उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल कहेंगे, मिस ज्यादा गाढ़ा होना। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं। तनु अम्ल कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। जल की मात्रा यदि अधिक किसी भी चीज में हो जाती है, चाहे वो अम्ल हो या कोई अन्य चीजें हो, तो हम उसे कहते हैं फीका होता है। फीका मीन्स पतला होता है, ये कह सकते हैं। मीन्स
अम्ल की मात्रा इसमें कम होगी। इसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे क्षारक, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE, बेस मीन्स क्षारक। वास्तव में ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आपने नहाते समय ध्यान दिया होगा कि कभी कभी साबुन का कुछ भाग आपके ओठों पे या जीभ पे कभी कभी स्वाद मिल जाता है। कभी कभी आप शैम्पू लगाते हैं तो वो भी अभी कभी न कभी आपके मुंह में या जीभ के स्वाद में पहुंच जाती होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कपड़े धो रहे होते हैं उसमें डिटर्जेंट जो उपयोग करते हैं, जैसे निरमा हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, या कोई भी रेन या अन्य कोई जो भी साबुन है, ये यदि कभी भी आपके मुंह पर या ओठों पर आ जाते हैं तो यदि आपकी जीभ पड़ जाती है उस पर तो उसका स्वाद आपको मिलता होगा। तो उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अर्थात इन सभी में, साबुन हो, डिटर्जेंट, इन सभी में क्षारक पाया जाता है। इसी के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस को नीला, मान लीजिए यदि आपके पास में लाल लिटमस है और यदि आपने उस क्षारक में मिला दिया तो उसका रंग लाल से नीला हो जाएगा। लाल लिटमस जो था यदि उसको क्षार में मिला दिया जाए, यानी कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे यदि आपने साबुन के घोले हुए या शैम्पू के किसी घोल में आपने यदि लाल लिटमस को मिला दिया तो यदि आप घुमाएंगे या डुबो देंगे तो उसका रंग वास्तव में नीला रंग हो जाएगा। तीसरा बिंदु में लिखा है ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको, OH माइनस आयन देते हैं, जबकि जो अम्ल था वो H प्लस आयन देता है। अब यहीं पर देखेंगे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब यहाँ पर कहेंगे, हम सीधे सीधे बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे क्षारक जिनमें OH माइनस जो आयन होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहते हैं, हम उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षारक होते हैं। ऐसे क्षारक हैं ये जिनमें OH माइनस आयन आसानी से उन्मुक्त हो जाते हैं, मीन्स रिलीज हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं OH आयन। दुर्बल क्षारक ऐसे क्षारक हैं जिनमें OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। NH4OH का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक दुर्बल क्षारक है। नेक्स्ट है क्षार। वास्तव में क्षार, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको इंग्लिश में क्षार को इंग्लिश में अल्कली कहते हैं, एल्कली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है इसलिए वो क्षार कहलाएगा। KOH जल में घुल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, Mg ब्रैकेट यानी कोष्टक OH ब्रैकेट कोष्टक बंद 2, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सभी क्या है? क्षार होते हैं। क्षार इसलिए हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होती, क्योंकि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लवण मीन्स साल्ट। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? लवण की बात यदि करें, हम किसी अम्ल को यदि क्षारक के साथ में मिला दें, हम एक परखनली लें, उसमें लवण उसमें अम्ल मिला दें, कोई भी अम्ल, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या नींबू का रस हो, साइट्रिक अम्ल हो या एसिटिक अम्ल हो, कुछ कोई भी अम्ल, और उसी में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक
दुर्बल क्षारक मिला सकते हैं। यदि उनको मिला देंगे तो हमें एक लवण प्राप्त होता है। इसके अलावा उदाहरण में यदि देख लीजिए लवण के, तो NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से कई सारे हो सकते हैं। इसके अलावा सूचक, सूचक मीन्स इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स जो हमें बताते हो कि ये किसी भी विलयन में कौन सी चीज उपस्थित है, वास्तव में क्षार है या क्षारक है या इसमें अम्ल है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट ट्यूब लिया, आपको कोई पदार्थ दे दिया गया है कि आपको कह दिया गया कि उसमें अम्ल है या क्षार है, उसमें अम्ल है या क्षारक है, उसकी उपस्थिति मीन्स वास्तव में वो उसमें है या नहीं है। तो जो भी पदार्थ उस परखनली में जो विलयन है उसका पता लगाने के लिए जो भी पदार्थ उपयोग करने में मीन्स उसकी पहचान करने में, यानी अम्ल या क्षारक के रूप में पहचान करने में जो भी सहयोग करेगा वो सूचक कहलाएगा। तो इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जब हम मिलाते हैं तो ये तो उनका रंग बदल जाएगा, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ये तो उनका गंध बदल जाएगा। इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे हम सूचक के प्रकार में यहाँ पर 3 प्रकार के सूचक पढ़ रहे हैं। सूचक 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम मीन्स कृत्रिम सूचक मीन्स संश्लेषित मीन्स बनाए गए हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक ऐसे सूचक जो जिनकी गंध आए, गंध से पहचान की जा सके कि वो अम्ल या क्षारक है। जैसे प्राकृतिक सूचक की बात करें, ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे हमने लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस पत्र जिसे कहते हैं, वो है प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सभी प्राकृतिक सूचक के कुछ उदाहरण थे। जब कृत्रिम सूचक की बात करेंगे, ये रासायनिक पदार्थ है, ये वास्तव में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थेलिन है। इसके अलावा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मीन्स इन पदार्थों की गंधी अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज की बात करते हैं, यदि प्याज डाल देंगे तो उसका गंध अलग बदल जाएगा। लौंग का तेल है, लहसुन का तेल है, इन सब का अलग अलग रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर फिर हम तालिका के रूप में देख रहे हैं कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। हम प्राकृतिक सूचक के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में किस प्रकार से ये अम्ल या क्षारक के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक है, पहले नंबर पे दिया लिटमस, लिटमस के साथ में लिटमस एक सूचक है। अब देखते हैं ये रंग या गंध में परिवर्तन यदि अम्ल की साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि लिटमस लाल है, यदि अम्ल है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। मीन्स जो लिटमस रहेगा वास्तव में उसका रंग, यदि लिटमस को, नीला लिटमस है, यदि उसको हम अम्ल में डाल दें तो उसका रंग लाल हो जाएगा। मीन्स परिणाम क्या होगा, उस रंग का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। मीन्स कोई लिटमस पेपर है, वो नीला लिटमस होगा, उसमें हमने अम्ल मिला दिया, अम्ल के विलयन में डाल दिया, उसको डुबो दिया, डुबोने के बाद उसका जो रंग होगा वो उसका रंग होगा लाल रंग। यदि हम क्षार के साथ में मिलाते हैं तो हमने नीला लिटमस लिया ही हुआ था। यदि हम लाल लिटमस लेंगे, हम लाल लिटमस लें और क्षार के विलयन में यदि डुबो दें तो उसका रंग नीला हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु में लिखा लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी है उसका रस है, यदि वो अम्ल के साथ में मिला दिया जाए तो उसका रंग लाल हो जाएगा। यदि हम क्षार के साथ में वही मिला दिया जाए, लाल पत्ता गोभी का रस क्षार के साथ में मिला दिया जाए
क्षार के साथ में मिला देना कहने का मतलब क्या है, चाहे निरमा, कोई सर्फ एक्सेल, साबुन वगैरह के साथ में मिला दिया जाए तो उसका रंग हरा हो जाएगा। यदि हल्दी की बात करें तो हल्दी में सबसे पहली बात है कि यदि अम्ल की मिला दें तो हम किसी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यदि हल्दी और नींबू का रस मिला दें, नींबू क्योंकि अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, यदि मिला देंगे तो उसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं होगा, पीली है तो पीली ही हल्दी रहेगी। लेकिन यदि क्षार के साथ में, जैसे आपको बता दें, कई क्षार के साथ में यदि मिला दिया जाए तो वो रंग लाल हो जाएगा। हल्दी और यदि निरमा या कोई साबुन मिला दिया जाए तो उसका रंग लाल हो जाएगा। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि शादी विवाह में हम लोग कई बार जाते हैं या कहीं भी खाते टाइम पर हमें सफेद कुर्ते पजामे में या सफेद किसी भी सफेद कपड़े में यदि हल्दी गिर जाती है या सब्जी गिर जाती है, सब्जी गिरने के बाद में हम जब उसको धुलते हैं तो उसमें हल्दी लगी रहती है, और हल्दी को जब धुलने का प्रयास करते हैं तो हम कोई साबुन, डिटर्जेंट या कुछ ना कुछ उपयोग में लाते हैं, जब उसको लगाते हैं तो उसका रंग भूरे रंग का या लाल रंग का हो जाता है। इस प्रकार से चौथे नंबर पे देखेंगे, चौथा बिंदु दिया है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। हाइड्रेंजिया के फूल का रस यदि अम्ल के साथ में मिलाया जाए तो उसका रंग नीला हो जाता है, और यदि क्षार के साथ में मिलाया जाए या क्षारक के साथ में मिलाया जाए तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कृत्रिम सूचक के बारे में। कृत्रिम सूचक यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एक है फ्नोल्फ्थालीन। फ्नोल्फ्थालीन को यदि हम अम्ल के विलयन के साथ में मिला दें, अम्ल का मान लीजिए हम अम्ल का विलयन ले लें एक, उसमें हमने फ्नोल्फ्थालीन की कुछ बूंदें डाल दी तो उसका रंग बिल्कुल रंगहीन रहेगा, मीन्स उसका कोई भी रंग नहीं आएगा। लेकिन वही दूसरी जगह यदि हम क्षार ले लें, यदि हम क्षार ले लें और उसमें फ्नोल्फ्थालीन की कुछ बूंदें डाल दें तो उसका रंग बदल करके गुलाबी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है सेकंड नंबर पे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज यदि हम किसी अम्ल के विलयन में डाल दें, मान लीजिए हमने किसी परखनली ली, उसमें हमने अम्ल लिया हुआ नींबू का रस ही मान लेते हैं और उसमें हमने मेथिल ऑरेंज डाल दिया तो मेथिल ऑरेंज डालने के बाद उसका रंग लाल हो जाएगा। फिर इसके बाद में है यदि क्षारक है, हमने टेस्ट ट्यूब में किसी परखनली में हमने क्षारक ले लिया, क्षारक करने के बाद निर्मे का पानी या शैम्पू का पानी या शैम्पू वगैरह घोल करके तो उसमें यदि मेथिल ऑरेंज डाल देंगे तो उसका रंग पीला हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के रूप में हम प्याज का रस प्रयोग में ला सकते हैं, वेनिला, लौंग का तेल, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग में ला सकते हैं। यदि हम प्याज का रस का उपयोग लाते हैं, यदि हम नींबू का रस लेते हैं, वो एक प्रकार का अम्ल है, उसी में यदि प्याज का रस मिला दिया जाए तो तीक्ष्ण गंध, मीन्स बहुत ही तीखी रूप में आएगी आपको। लेकिन यदि वही हम प्याज का रस किसी साबुन के साथ में मिला दें या निरमा के साथ में, डिटर्जेंट के साथ में मिला दें तो किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आती है। फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु लिखा हुआ जैसे वेनिला। वेनिला है तो वेनिला में यदि कोई नींबू का रस ही मिला देते, क्योंकि नींबू का रस क्या है, अम्ल होता है उसमें, नींबू के रस में यदि हम वेनिला मिला दें तो गंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, समान गंध रहती है, वैसी को वैसी गंध रहती है। लेकिन यदि हम क्षार के साथ में मिला दें तो किसी भी प्रकार की जो वेनिला की वास्तविक गंध रहती है वो भी समाप्त हो जाती है, उसमें भी किसी प्रकार की गंध नहीं रह जाती। फिर तीसरे नंबर पर लिखा है लौंग का तेल। लौंग का तेल, लौंग का तेल यदि नींबू के रस के साथ में मिला दिया जाए, क्योंकि नींबू का रस क्या है, अम्ल है, तो गंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब यदि हम निरमा के साथ में मिला दें या डिटर्जेंट पाउडर के साथ में मिला देंगे, कपड़ा धोने वाला जो पाउडर रहता है उसके साथ में मिला देंगे तो उसका रंग, उसमें किसी भी प्रकार जो भी गंध थी वो भी गंध खत्म हो जाएगी, किस प्रकार की गंध नहीं बचेगी। अब हम पढ़ते हैं आगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे धातु की अभिक्रिया कैसे होती है, मीन्स हम इसमें पढ़ेंगे कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कैसे होती है और क्षारक के साथ में कैसी होती है और उससे क्या क्या नए नए उत्पाद बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्ल के साथ में यदि अभिक्रिया होती है तो अम्ल और धातु मिलकर के एक
दो उत्पाद बनाते हैं, एक लवण है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Zn मीन्स जिंक मिल करके, ये दो अभिकारक है, ये मिल करके ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जो तीर ऊपर की तरफ लगा है ये गैस की स्थिति को दर्शाता है। ये आपका एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा है क्षारक के साथ में धातु की अभिक्रिया यदि क्षारक के साथ में होती है तब क्या होगा। क्षार और धातु जब मिलते हैं, क्षार यहाँ पर अभिकारक के रूप में, धातु भी अभिकारक के रूप में, यदि ये दोनों मिलते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं, एक लवण बनेगा एक हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में बता देते हैं 2NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है यहाँ पर। इसके अलावा जो धातु है वो जिंक है, तो जिंक यहाँ पर बनेगा तो जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रकार का जिंकेट बनता है और उसका नाम है सोडियम जिंकेट मीन्स Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम ये दोनों के धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ में क्या होगी, क्षारक के साथ में क्या होगी, दोनों में हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस उन्मुक्त हो रही है, जो गैस निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन ही गैस। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जहां पर भी हम अभिक्रिया करवा रहे होंगे उस गैस के ऊपर, उस परखनली के ऊपर जब हम कोई जलती हुई मोमबत्ती लाएं या कोई भी जलता हुआ कोई चीज लाएंगे तो उसके सामने जब उससे गैस निकल रही गैस यदि हाइड्रोजन होगी तो वो जो जलती है तो वो हिंदी में पटाखे की तरह आवाज देती है, पॉप्ड मीन्स उसे हम पॉप ध्वनि कह देते हैं। इसीलिए उसको आपको वास्तव में पटाखे जैसे पट पट हम समझ सकते हैं, पॉप पॉप जैसे कोई चीज फूट रही हो इस प्रकार से आवाज ध्वनि उत्पन्न होती, आवाज आती है। इसलिए इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में कैसे होती है और क्षार के साथ में कैसे, हम अलग अलग से पढ़ेंगे। एक वास्तव में बता दीजिए कि अम्ल के साथ में तो ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में होती है, लेकिन क्षार के साथ में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है, जैसे अम्ल और धातु कार्बोनेट मिल करके लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ लिख दिया है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोराइड, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद में उत्पाद तीर बना हुआ, फिर उसके बाद NaCl 2NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है, CO2 मीन्स ये गैस है, प्लस H2O मीन्स ये तरल पदार्थ है, L लिखा हुआ है। तो ये बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद यदि ये अम्ल है, धातु बाइकार्बोनेट से मिलता है यदि, तो वो लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल उसी तरह से निर्माण करेंगे। यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन HCl मीन्स हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ठोस रहेगा। जब हम HCl अम्ल में डालेंगे तो इसके बाद में बनेगा जो आपको जलीय विलयन प्राप्त होगा वो सोडियम क्लोराइड का होगा जो लवण है एक प्रकार से, और प्लस CO2 एक गैस का निर्माण होगा, H2O वो भी भाप के रूप में निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे चूने के पानी के टेस्ट करना है, वास्तव में हम पता कैसे करेंगे कि चूने के पानी के टेस्ट से ये चूने के पानी का टेस्ट किस गैस की उपस्थिति बताती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल। जब भी हम मान लीजिए हम चूने का पानी हम कैसे तैयार करें चूने का पानी, तो चूने का पानी सबसे पहले लेना कि चूना आपने पानी में मिला दिया, मिलाने के बाद में आप जब हो जाएगा तो उसके साथ में पानी जो ऊपर का जो भाग रहता है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो चूने का हल्का भाग है तो भारी भारीपन नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर का जो वाला भाग रहता है तो उसको हम पृथक कर लेंगे और उसी में हम
कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट उसका परीक्षण करते हैं। यदि उसमें मान लीजिए कोई आपने परखनली ली है, उस परखनली में चूने का पानी है, यदि उसमें किसी नली द्वारा, नली में पतली सी ड्रिप, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी इंसान को जब बोतल चढ़ती है तो उसमें पतली सी नली जैसे रहती है, हम कह सकते हैं स्ट्रिप कह सकते हैं, जैसे आप जूस पीते हैं या फ्रूटी वगैरह पीते हैं इस तरह की चीजों में, तो उसका उपयोग करेंगे। तो उसमें जब कार्बन उसका उपयोग करके या नली के रूप में उपयोग करके यदि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करवाई जाएगी, तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो आप उसमें उसका जो रंग है वो दूधिया रंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय विलयन है जिसे हम कह सकते हैं चूने का पानी, प्लस CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद में जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक ठोस पदार्थ बनता है, ये वास्तव में सफेद अवक्षेप के रूप में रहता है, प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो परखनली की तली में बैठ जाता है, और प्लस H2O मीन्स पानी ऊपर की तरफ रहता है। इसके अलावा हम बता दे रहे हैं, आप बता दें कि यदि लंबे समय तक, यदि कुछ समय तक करेंगे तब तो ठीक है, सफेद अवक्षेप बनेगा, लेकिन यदि अधिक मात्रा में या अधिक समय तक, यदि लंबे समय तक यदि CO2 की मात्रा उसी में से, उसी परखनली में, या कह सकते हैं कि उसी विलयन में से यदि गुजारी जाएगी, यदि प्रवाहित होती रहेगी, तो उस परिस्थिति में जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो ठोस अवस्था में था और जल तरल अवस्था में था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यदि मिला दिया गया है जी, तो ये इससे दर्शाता कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मिल गई है, मीन्स ज्यादा मात्रा में मिलाई जा रही है, इस वजह से वहां पर नया पदार्थ बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, और उसके बाद में पूरा का पूरा आपका विलयन घुलनशील हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का सफेद अवक्षेप जो था पहले जो निर्माण हुआ था वो बिल्कुल तरह से घुल जाएगा। इसके बाद है हम पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल और क्षारक यदि मिला दिए जाए तब क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं अम्ल और क्षारक जब यदि परस्पर मिला दिए जाते हैं, अम्ल और क्षारक मिला करके लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदासीनी अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब हम अम्ल को, जब कह सकते हैं जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। हम सीधे सीधे कह सकते हैं एक परखनली में अम्ल लीजिए, दूसरी परखनली में अम्ल लीजिए, एक परखनली में अम्ल और दूसरे में क्षारक, इसका ध्यान रखें, एक परखनली में अम्ल और दूसरे में क्षारक। जब हम उन दोनों परख को एक ही परखनली में मिला दें, मीन्स अम्ल की परखनली है जो, उसमें क्षारक मिला दें, उसके बाद में जो अम्लीता होगी वो खत्म हो जाएगी, मीन्स अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। या हम कह दें कि अम्ल यदि क्षारक वाली परखनली में डाल रहे हैं तो क्षारक का प्रभाव खत्म हो जाए, या तो अम्ल की परखनली में यदि हम क्षारक डाल रहे हैं तो अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, मीन्स साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे कि NaOH एक्वस मीन्स जलीय विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो अम्ल होता है उसका, और फिर उसके बाद में बनेगा सोडियम क्लोराइड, वो जो जलीय विलयन होगा सोडियम क्लोराइड का, और उसके बाद में H2O मीन्स जो जल है वो द्रव अवस्था में रहेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लवण है वो भी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं, वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का अम्ल और किस प्रकार का क्षारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। जैसे प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक यदि अभिक्रिया करेंगे तो जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा वो
क्योंकि प्रबल अम्ल था, ज्यादा ताकतवर था, अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। मीन्स अम्ल का प्रभाव अभी भी बना रहेगा, क्योंकि अम्ल जो था वो प्रबल था, तेज था, और जल का निर्माण हो ही जाए। फिर उसके बाद है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक। तो आप देख लीजिए, जो ज्यादा भारी होगा, जो प्रबल होगा, ताकतवर होगा, उसी का प्रभाव रहता है। तो दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, इसका मतलब क्षारक क्षारक क्या है, प्रबल है, इसलिए लवण कैसा होगा, उसका क्षारीय प्रभाव वाला होगा, यानी क्षारीय लवण होगा प्लस जल बन जाएगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक। अब इन परिस्थितियों में प्रबल अम्ल भी है, प्रबल क्षारक भी है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे, इसलिए ये जो लवण बनेगा उदासीन लवण बनेगा और जल का निर्माण करेगा। इसके अलावा है जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ये भी दोनों दुर्बल ही है, तो उदासीन लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्या होती है। यदि अम्ल के साथ में धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया, मीन्स धातु के ऑक्साइड यदि अम्ल के साथ में मिला दिया जाए तब क्या होगा। तो वास्तव में धातु के ऑक्साइड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। धातु, कोई भी धातु प्लस ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो उसके बाद जो अभिक्रिया होने के बाद तत्पश्चात जो उत्पाद बनता है उसे हम धातु के ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg कैपिटल M स्मॉल g प्लस O2, तो बनेगा आपका जो उत्पाद बनेगा MgO, मीन्स कैपिटल M स्मॉल g कैपिटल O, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन बनेगा MgO, और जैसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एक प्रकार से क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि धातु थी इसलिए ऑक्सीजन के साथ में बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल प्लस लवण प्लस जल बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, और उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl मिलने के बाद में कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर है, धातु है, ऑक्सीजन है साथ में, तो ऑक्साइड हो गए। तो धातु के ऑक्साइड कह दिया हमने, कॉपर धातु है और ऑक्सीजन उसके साथ में मिला हुआ है, तो इसलिए धातु ऑक्साइड सीधे सीधे यहाँ हो गए, तो धातु के ऑक्साइड कहलाएगा। और फिर उसके बाद प्लस 2HCl ये है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये अम्ल है, इनके बाद मिलाने के बाद बनेगा कॉपर क्लोराइड बनेगा, CuCl2 बनेगा प्लस H2O मीन्स जल का निर्माण हो जाता है। तो यदि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है, तो यदि CuCl2 है उसका रंग होता है नीला रंग होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। हाँ, इस प्रकार से हम वास्तव में कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहीं पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के, क्योंकि HCl ये अम्ल है, वो CuO वो क्षार की तरह काम कर रहे हैं, क्षारीय प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर एक CuCl2 नाम का लवण बना और जल का निर्माण हुआ, अन्यथा ये निर्माण नहीं हो पाता। इसके उदाहरण में दिया है CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड और MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वास्तव में धातु के ऑक्साइड के उदाहरण दिए हुए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं तो वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे। तो पहली बात, अधात्विक ऑक्साइड है क्या। अधात्विक मीन्स अधातुएं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये अधातुएं हैं, तो इनका और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो जाए तो इनको बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। जैसे अधात्विक ऑक्साइड का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर CO2, और क्षार का दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ CaOH2, तो ये दोनों मिलकर के बनेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। आपको पता होगा कि जो CaOH2 मीन्स हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो
वास्तव में क्षार है और CO2 है। CO2 का अभी तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ से पता चल गया क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नाम का लवण बन रहा है। इसका मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो मिला था, जो अभिक्रिया किया था, वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और जल का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं और इसलिए इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और वे अपने आप में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इसके बाद है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। यदि जलीय विलयन में अम्ल को मिला दिया जाए तब क्या होगा, और जलीय विलयन में क्षारक को मिला दिया जाए तब क्या होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कहते हैं लिखा हुआ है तो एक करते हैं लिख लीजिएगा। और H+ आयन, मान लीजिएगा हमने कोई भी अम्ल पानी में मिला दिया तो वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, बनने लगता है उनमें। लेकिन होता क्या, वो किस रूप में H+ आयन किस रूप में रहता है, तो H+ जो आयन रहेगा, H+ आयन रहता है H3O+ के रूप में रहता है। इसे हम H3O+ को हम हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है H+H2O, तो H3O+ के रूप में आपको दिख रहा है, क्या आपको ध्यान में रखना हो। जैसे यहाँ पर HCl+ H2O मिला दिया जाए तो H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा। H3O+ जो है वो हाइड्रोनियम आयन है और ये Cl- क्लोराइड आयन है। इसी प्रकार से जल की उपस्थिति में क्षारक आयन उत्पन्न करते हैं। तो क्षारक किस प्रकार का आयन उत्पन्न करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल कह सकते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने NaOH को यदि पानी में मिला दिया तो Na+ और OH- का निर्माण हो जाता है। ये तो Na+ सोडियम आयन है और OH- है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है Mg(OH) ब्रैकेट बंद 2। तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको पानी में घोल दिया जाए तो इसके बाद Mg2+ आयन बनेगा, धनात्मक आयन बनेगा। उसके बाद 2OH- बनेगा। OH- कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण होगा। मीन्स जहां पर भी OH- बनेंगे वो क्षार होंगे, क्षारक होंगे, हम क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जहां पर भी H+ आयन का निर्माण होगा, यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि H3O+ का निर्माण हो रहा है तो उसे हम अम्ल कहेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं तीसरा बिंदु, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। मैंने इससे पहले भी आपको चर्चा कर लिया था कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, हम कह सकते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं इस चीज का। तो नेक्स्ट है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतना चाहिए हमें। कभी भी हमें अम्ल या क्षारक में जल नहीं मिलाना चाहिए। मान लीजिए आपने ले लिया, सही तरीका क्या है हम आपको वही बताते हैं। तो पहले स्थिति में जो दिया है ये तो गलत तरीका है। जैसे आपने मान लीजिए पहली स्थिति आप गलत कर रहे हैं, तो गलत कैसे कर रहे हैं, आपने लिया परख नली में ले लिया आपने अम्ल और उसी अम्ल में आप क्या जोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं। तो उस परिस्थिति में होगा क्या, जब आप पानी डालेंगे उस अम्ल में तो पूरा अम्ल उछल करके बाहर आ जाएगा। पहली चीज ये होगा। और दूसरी परिस्थिति ये होगी कि इसकी वजह से इतनी त्वरित या भयानक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जिसकी वजह से जिसमें आपने ये अभिक्रिया करवा रहे थे या किसी परखनली में करवा रहे थे या किसी बर्तन में करवा रहे थे, कोई भी यूटेंसिल से, कोई भी कांच का बर्तन है जिसमें हम
कर रहे हैं, चाहे कॉनिकल फ्लास्क हो या अन्य कोई हो या बीकर हो, तो वो सभी टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए हमें सही तरीका अपनाने की जरूरत है। जब भी हम जल या अम्ल की मीन्स हम कभी भी डाइल्यूट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, हम जब भी वास्तव में सांद्रण वाली चीज को थोड़ा डाइल्यूट बना रहे हो, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम पहले किसी भी चीज में जल ले लें, उसमें अम्ल की बूंदें, जिसमें जल आपने लिया वो उसकी दीवार में, हम मान लेते हैं कि हमें जल में अम्ल मिलाना है, हम क्या करेंगे, एक परखना ले लेंगे या कोई अन्य लेंगे जो भी उचित लगेगा, उसकी दीवार में हम धीरे धीरे से अम्ल को ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे, ताकि वो जल में आसानी से उस बर्तन की दीवार की सहायता से आसानी से जल में जाकर के मिल जाए, ताकि अभिक्रिया जो हो वो बहुत ही तेज ना हो। इस प्रकार से बिंदु बना हुआ है। नेक्स्ट बिंदु है, जैसे इसमें लिखा है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, मीन्स उफला करके बाहर आ जाता है, अचानक से उछल पड़ेगा, बाहर आ जाएगा, उस बर्तन से बाहर निकल पड़ेगा, तथा आप जल सकते हैं, तथा उससे नुकसान भी हो सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, ये आपको बता ही चुके हैं। जल को अम्ल में डालने से, यदि जल को अम्ल में डालने से नुकसान क्या हो सकता है? जल को पहली बात अम्ल में नहीं डालना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल को कभी भी अम्ल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल को ड्रॉपर की सहायता से उस बर्तन की दीवार के सहारे बिल्कुल बूंद बाई बूंद बिल्कुल इस तरह से डालना चाहिए कि ताकि उस पर डायरेक्ट नहीं गिरे, सिर्फ चिपका हुआ उसकी दीवारों से पहुंच जाए। तो मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है यदि हम गलत तरीका अपनाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरा कारण ये हो सकता है कि कांच का जो पात्र है, जो बर्तन है, वो टूट जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं अम्ल की अभिक्रियाएं। अम्ल की अभिक्रियाएं किसके साथ में कैसे कैसे हो सकती हैं, जिससे पहला है यहाँ पर अम्ल और धातु मिला दिया जाए तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इसके बाद में है लवण को यदि हम धातु को मीन्स धात्विक ऑक्साइड को और अम्ल को मिला दीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ध्यान से, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये मिलाने के बाद फिर तीर लगा करके लिख लीजिएगा लवण प्लस जल, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में है, अब नीचे लिखा हुआ जैसे क्षारक के साथ में, तो धातु कार्बोनेट के साथ, अब जैसे ऊपर साइड में लिखा था, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे धातु बाइकार्बोनेट के साथ में यदि अभिक्रिया होगी अम्ल की, तब क्या होगा, तो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, तीर, फिर उसके बाद लवण, फिर उसके बाद CO2 प्लस जल, आपको ऐसे लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे लिखा है अम्ल की अभिक्रियाएं हैं, जैसे क्षारक के साथ में क्या होगा, तो अम्ल लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षारक, तीर, लवण प्लस जल, ऐसा हम लिख लेंगे इस वाले पॉइंट में। फिर उसके बाद में है धातु कार्बोनेट के साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया करवाना है तो आप लिखेंगे ऊपर साइड में अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, फिर तीर, उसके बाद ये जो लवण लिखा हुआ उसके आगे तीर लगा देंगे, फिर लवण प्लस CO2 प्लस जल, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ये सबसे उचित रहेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं क्षारक की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मीन्स कोई भी चीज है, चाहे धातु में हो या कार्बोनेट हो, धातु बाइकार्बोनेट हो, तब क्या होगा। यदि हम क्षारक की बात करेंगे
तो क्षारक में सबसे पहली बात, हम कोई भी क्षारक ले लें, फिर उसमें धातु मिला दें। धातु मिलाने के बाद में हमें प्राप्त होगा, हम लिखें पहले क्षारक प्लस, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे क्षारक प्लस धातु, फिर यहाँ पर लिखेंगे तीर, फिर उसके बाद लिख लेंगे, तीर बनाने के बाद में लिख जाएगा लवण प्लस H2। तो मीन्स क्षारक और धातु को मिलाने से लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती। फिर उसके बाद में यह है, अब यहाँ पर क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड मिल करके बनाएंगे, तीर लिखिएगा, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा लवण प्लस जल। फिर उसके बाद में है, जैसे धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, जिसे हम यदि मिला दें, कोई भी क्षारक ले लें, धातु कार्बोनेट को मिला दें, तो किसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा क्षारक को ले लें, फिर उसके बाद अम्ल मिला दें, क्षारक प्लस अम्ल, तीर बनाएं, फिर लवण लिख देंगे प्लस जल लिख दें, क्योंकि अम्ल और क्षार के मिलान के बाद में उदासीनीय अभिक्रिया होती है और उसमें निर्माण होता है लवण का और जल का। इसके बाद है धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। तो मीन्स कोई भी क्षारक ले लें, धातु बाइकार्बोनेट ले लें और दोनों को मिला दें, उसमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देखने को मिलेगी, किसी प्रकार की अभिक्रिया ही नहीं होगी। अम्लों व क्षारकों में समानताएं हैं क्या? अम्लों में क्या समानताएं हैं और क्षारकों में समानताएं क्या? कहने का मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं उनमें आपस में क्या समानता है, कहने का तात्पर्य ये है। जो विभिन्न प्रकार के क्षारक हैं उनमें आपस में क्या समानता है, तो जितने भी अम्ल होंगे वो सभी के सभी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये अम्लों में समानता पाई जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का अम्ल उसमें H+ आयन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से क्षारक, जितने भी प्रकार के क्षारक होते हैं वो हमेशा OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ये हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनु हो जाता है। तनुकृत में फीका पड़ जाता है। चाहे कोई अम्ल को हम जल में मिलाएं या क्षारक को जल में मिलाएं तो फीकापन आ जाता है। कहने का मतलब उसका जो, यदि हम जल मिलाएंगे तो उसमें यदि अम्ल को यदि जल में मिला रहे तो H+ का जो है तो उसकी मात्रा वास्तव में जो होगा वो हल्का कम होने लगेगा। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ मीन्स हाइड्रोजन आयन या OH- हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, मीन्स फीकापन हो जाएगा। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, तनुकृत हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता लगाएंगे क्षार प्रबल है, क्षार की प्रबलता क्या है, अम्ल की प्रबलता क्या है? तो आपको बता दें कि क्षार की प्रबलता हम उसके OH- आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है उसकी उपस्थिति से हम पता लगाएंगे। यदि OH- आयन उपस्थित है या ज्यादा मात्रा में तो हम कह देंगे क्षार प्रबल है। यदि अम्ल की प्रबलता की बात करते हैं, यदि H+ आयन उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो यदि ज्यादा है तो हम कह देंगे वो अम्ल प्रबल है या उसमें प्रबलता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है उसको भी बता देते हैं आपको। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जो प्रबल क्षार होते हैं ज्यादा OH- आयन उत्पन्न करेंगे, यदि प्रबल अम्ल है तो वो ज्यादा मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूचक द्वारा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा pH स्केल के बारे में, H+ आयन और OH- की मात्रा कैसे है। तो एक सार्वभौम सूचक होता है जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अनेक सूचकों का ये मिश्रण होता है क्योंकि इसमें यह सूचक किसी भी विलयन में, चाहे अम्लीय विलयन हो या क्षारीय विलयन हो, उन सब में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जैसे आपने पीएच पेपर के बारे में सुना होगा आपने, तो उसमें जो आता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग पीएच मान दर्शाते हैं उसमें।
हम आगे देखते हैं, जैसे पीएच स्केल के बारे में फिर से आ ही गया। तो जो पीएच स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन, तो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, जिसे हम पीएच स्केल कह देते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि H+ आयन की मात्रा बहुत ज्यादा है या कम है, कितनी ज्यादा है। यदि ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी H+ आयन की मात्रा, तो वो उसमें अम्लीयता की जो प्रवृत्ति होगी वो ज्यादा होगी, अम्लीय ज्यादा होगा। अब इसी आधार पर हम 3 चीजें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, पीएच में है क्या, पी है, पी स्मॉल होगा, कैपिटल एच उसके ऊपर साइड में होगा, तो पीएच ऐसा ध्यान देना होगा। और पी का मतलब होता है पोटेंस, इंग्लिश में पोटेंस होता है, लेकिन वो हिंदी में पुसांस कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अच्छा, यदि ऐसा हो तो पीएच मान यदि 7 होगा, आपको बता दें जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है, 0 से लेकर के 14 तक। आपको बता दें जो मध्य रहता है 1 से 14 तक की जो गिनती है, तो 7 होगा वो उदासीन विलयन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जो स्मॉल पी और उसके पावर में कैपिटल एच जो रहता है, तो पीएच बराबर 7 यदि होता है तो वो कैसा विलयन कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन में, आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तब हम उसे कहेंगे अम्लीय विलयन है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है तब हम उसे कहेंगे क्षारीय विलयन। अब यहां पर आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस साइड में मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी कहलाती है। तो यदि 7 बड़ी है, पीएच कम है, तो मीन्स 7 से कम, तो अम्लीय विलयन में होता है। जितना पीएच मान कम होगा उतनी अम्लीयता बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं जब दूध है, दूध में यदि हम दही मिला दें या कोई भी लंबे समय तक रखे रहे तो दूध फटने लगता है, उसके बाद खट्टापन आने लगता है, उससे उसका उस दूध का जो पीएच मान होगा वो बढ़ने लगेगा अपने आप। मीन्स खट्टापन बढ़ना मतलब पीएच मान घटना, पीएच का जो मान होगा वो घटने लगेगा। अम्लीय विलयन में पीएच मान कम होता है, 7 से हमेशा कम होता है। यदि मान लीजिए खट्टापन बढ़ रहा है, इसका मतलब पीएच मान बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। यदि पीएच मान 7 से ज्यादा है तब हम उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। और एक प्रकार से ये ध्यान रखना होगा कि पीएच मान यदि बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसमें क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके अलावा है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जैसे जिनमें H+ आयन की मात्रा बहुत ही कम होगी तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, और जिनमें बहुत ज्यादा होगी H+ आयन की मात्रा, उसमें उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, मीन्स एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं। H2CO3, इसको कार्बोनिक अम्ल कह देंगे। उसके अलावा है जैसे प्रबल अम्ल में है, जैसे हम प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो प्रबल अम्ल में हमें ध्यान देना होगा कि उसमें HCl आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H कैपिटल C और स्मॉल l होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दुर्बल क्षार की बात की गई है, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH दुर्बल क्षार है, और वहीं OH आयन मात्रा, अब इस साइड में जिस तरफ मोटा बढ़ता जा रहा है OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब प्रबल क्षार होगा इस साइड में। इसके बाद में जैसे लिखा NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट बंद 2 तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। इसके बाद में जैसे आपको बता दें कि यदि
H+ आयन की मात्रा जिस साइड में ज्यादा होगी तो वो प्रबल अम्ल होगा, और जिस साइड में H+ आयन की मात्रा कम होगी वो दुर्बल होगा। इसी प्रकार से हमें ध्यान देना होगा। यदि हम बात ध्यान देना होगा कि उदासीन जो पीएच मान होता है उदासीन विलयन का वो होता है 7। यदि 7 से 0 की ओर पीएच मान जा रहा है, इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है इसका मतलब पीएच मान उसका कम हो रहा है, मींस H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है। अम्लीय प्रकृति में बढ़ना मतलब H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, और H+ आयन की सांद्रता वृद्धि का मतलब पीएच मान में कमी। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से इसी का जस्ट विपरीत हो जाएगा आपका क्षारक प्रवृत्ति के लिए। यदि पीएच मान बढ़ रहा है, बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति का दर्शाता है, मीन्स क्षारक की जो प्रकृति है उसका जो क्षारक का जो गुण है, क्षारीय गुण है वो बढ़ रहा है, मीन्स OH- आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। हम वही विपरीत में कह सकते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति यदि बढ़ रही है, क्षारक की प्रकृति यदि बढ़ रही है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता में कमी आ रही है और OH- की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से यदि देखा जाए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, जैसे पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, चाहे कोई पौधे की बात हो चाहे पशु की बात हो। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में 7 पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच में हमारा काम करता है हमारा जो शरीर है। तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे आपको बता दें कि वास्तव में अम्लीय वर्षा होती क्या है ये बता दें आपको। जैसे कई प्रकार के सल्फर डाइऑक्साइड गैसें या नाइट्रस ऑक्साइड गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैसें वगैरह रहती हैं ये वातावरण में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद में जब पहली बारिश होती है उसी के साथ में पानी की बूंदों के साथ में ये मिल जाती हैं और वो फिर यदि NO2 है मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो वो HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, तथा SO2 है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो वो जल के अणुओं के साथ में मिल करके वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से पीएच मान पहली जो बारिश होती है उसका पीएच मान कम हो जाता है, कम हो जाता मीन्स 5.6 पीएच से कम हो जाती है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं उसका पीएच मान कम हो गया। इसका मतलब वो अम्लीय हो गई है, वो अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई है, उसकी प्रकृति कैसे होगी अम्लीय हो गई, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके अलावा है जैसे मिट्टी का पीएच, तो मिट्टी का पीएच भी बहुत किसी भी फसल को उगने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए कहीं का पीएच अम्लीय हो सकता है, कहीं का पीएच क्षारीय हो सकता है, तो दोनों नुकसानदायक होते हैं। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच, एक निश्चित पीएच होना चाहिए कि भाई इतने से इतने में उग जाते हैं आसानी से। वो अलग अलग पौधों की किसी भी अलग अलग प्रकार के जो फसलें होती हैं उनके लिए पीएच मान अलग अलग हो सकता है उपजाऊ के लिए। तो कहीं पर कई बार होता है कि कहीं पर क्षारीय मिट्टी हो जाती है, क्षारीयपन यदि हो जाती है तो उसमें हम अम्ल का या दवाओं का अलग प्रकार से वो करते हैं। यदि अम्लीय मिट्टी है तो वहां पर हम चूने का ज्यादातर छिड़काव या अन्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके बाद है हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो हमारा स्टमक होता है वास्तव में वहां पर जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को हम जठर रस भी कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। और जो हमारे भोजन के पाचन में प्रोटीन के मुख्य रूप से हमारा आमाशय में HCl का जो काम है वो एक प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम को सक्रिय करना होता है, मींस हमारे आमाशय में पेप्सिनोजन नाम का एक अक्रिय एंजाइम होता है जो मींस प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकता, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे अभिक्रिया करेगा तब वो सक्रिय हो जाता है और एक नया एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पेप्सिन, और वो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है।
कई बार होता है कि अपच की कई बार होता है कि हमारे खाना नहीं पच पाता है। अपच की स्थिति में क्या होता है, उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, खाना नहीं पचा, HCl की मात्रा ज्यादा होगी, जिस कारण पेट में हमारे दर्द होने लगता है, उधर में आमाशय में हमारे दर्द होने लगता है।